Hope you all are doing great. My name is Manika and welcome to my YouTube channel Legaltopia. So guys, today we would be discussing the most exclusive MCQs of the schedules of the constitution. And if you have not watched my explanation वाली video over schedules, then you are missing over a lot. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स टिप्स एंड एक्रोनिम्स बताए हैं जिससे कि शेड्यूल्स आपको 1 मिनट में याद हो जाने वाले हैं. तो डू वॉच दैट वीडियो. आई एम पिनिंग द same over the top, so you can go there right ahead, and after watching that video you can watch this video. Also, guys, I have a surprise for you all in this video. What is the surprise? See, the thing is, whosoever would be getting more than 12 questions right can write their scores in the comment box with their email IDs. Email IDs, why? So, there on their email IDs, I would be forwarding those people 100 MCQs PDF, एक मिक्स PDF which can be helpful for all of you who are preparing for any sort of law entrance. So without further ado, let's get started with the very first question. Which language is not recognized in the 8th schedule though it is an official language of the state? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है बताओ. अब सब कंफ्यूज हो जाएंगे. कश्मीरी बोलेंगे. इंग्लिश होती है, सिंधी होती है, संस्कृत होती है, कश्मीरी होती है. एंड सबको लगेगा कश्मीरी होती है, बट इट्स आंसर इज इंग्लिश. इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट वो हमारे 8 शेड्यूल में एडेड नहीं है. तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना. ठीक है, बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं. यू डोंट नीड टू मेस इट अप. क्वेश्चन 2 क्या है? विच शेड्यूल डिटेल्स द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. इफ इसका एक और पार्ट है. इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड. कौन सा शेड्यूल हमें अमेंड करने की ज़रूरत है. तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? बाउंड्रीज की, स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं. इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं अपनी ज़मीन की. ठीक है, जो हमारी इंडिया है उसकी होल टेरिटरी की. राइट. तो हम सबसे पहले ज़मीन की बात करते हैं. तो कौन से शेड्यूल में आता है? फर्स्ट शेड्यूल में. या so first schedule would be the right answer for this. So moving ahead over the question 3, which schedule was added to the Constitution of India by 73rd amendment? 73rd amendment से कौन सा शेड्यूल ऐड किया था? अब कई लोग 11th और 12th में कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में. सो लेट मी गेट इट राइट फॉर यू. दैट इज 11th शेड्यूल. एंड कई लोग इसको 9th शेड्यूल भी मार्क कराते हैं, बट हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट से 9th पार्ट ऐड किया था, ना कि 9th शेड्यूल. ठीक है, सो 11th शेड्यूल ऐड किया था और 9th पार्ट ऐड किया था. इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख लेना. कौन से ईयर में किया था ये भी याद रख लेना, 1992 में. ठीक है, सो मूविंग अहेड, आई होप यू गॉट इट राइट एंड यू गॉट इट क्लियर. मैं वेट करूँगी आपके स्कोर्स का, एंड do mention that in the comment box. How many languages are included in the 8th schedule of the constitution? 8th schedule में कितनी languages mention है? अब you have options. Option A 14, option B 12, option C 22, option D 15. अब कोई बता सकता है कितनी languages mentioned है 8th schedule में right now? Right now there are 22 languages. Earlier originally कितनी थी? Originally 14 थी. तो कितने का इंक्रीज आया है ओवर द ईयर्स? ओके, सो 8 का इंक्रीज आ गया. अब ये जो 8 लैंग्वेजेस हैं ये हमने फ्रीक्वेंटली ऐड की हैं अपनी अमेंडमेंट से. अब वो अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए. अमेंडमेंट 21, अमेंडमेंट 71, अमेंडमेंट 92 एंड अमेंडमेंट 96. ठीक है, सो और अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेज आई ये भी आपको पता होना चाहिए. सो एज आई हैव मेंशन्ड, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज लैंग्वेजेस. क्वेश्चन 5, हाउ मेनी शेड्यूल डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स. कितने शेड्यूल्स हैं इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? जब बना था तब कितने शेड्यूल्स थे? तो दोज वर 8, और बाद में कितने हो गए? यस 12. सो 8 से 12 हो गए. कितने का इंक्रीज आ गया? 4 का. एंड जो वो 4 शेड्यूल्स हैं वो हमने कौन कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. कौन कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए हैं? बेसिकली फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट. नेक्स्ट वॉज 52nd अमेंडमेंट, एंड आफ्टर दैट 73rd अमेंडमेंट, एंड उसके बाद 74th अमेंडमेंट. सो ये सारी अमेंडमेंट्स आपको याद करने की ज़रूरत है एंड याद रखने की ज़रूरत है. सो 8 से 12 हो गए थे. ठीक है, हमारे शेड्यूल्स, एंड राइट नाउ दीज आर 12. So moving to question 6,
First Amendment introduced in 1951 added a new schedule to the Constitution. It is the dash schedule. फर्स्ट अमेंडमेंट से, मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल जो होगा हमारा ऐड हुआ होगा. देखो 8 तक ऑलरेडी जब थे तो ऑफ कोर्स ना 9th वाला ऐड हुआ होगा ना. तो 9th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था कौन सी अमेंडमेंट से? फर्स्ट अमेंडमेंट से. आगे चलते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट, 7th क्वेश्चन है ये. द यूनियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द लैंड रिफॉर्म लॉज इन द डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लैंड रिफॉर्म लॉज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना. लैंड रिफॉर्म लॉज कौन से शेड्यूल में लाए थे हमारी यूनियन गवर्नमेंट, किसी को पता है? सो दैट वाज 9th शेड्यूल. जमींदारी सिस्टम जिसमें था वही, या 9th शेड्यूल में आया था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. क्वेश्चन 8. Suppose a legislation was passed by the parliament imposing certain restrictions on the newspaper. Restrictions किस पे impose कर रहे हैं हम? Restrictions on the newspapers. These include page sealing, price, advertisement. The 9th schedule to the Constitution of India, ये legislation 9th schedule में add करी. In context of which among the following statement is correct? इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है. आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस. हो सकता है फ्रीडम ऑफ प्रेस तो वायलेट हो रही है यार, राइट. लेजिस्लेशन इज वैलिड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31B. नो, हेल नो, नहीं होगा ये. द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट इम्पोजेज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर द आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हो सकता है. The legislation is valid as the press is not a citizen under Article 19 of the Constitution. ये नहीं होगा, ठीक है. तो अब हम लोगों को चूज करना है ए और सी में से. अब इन दोनों में से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है. यू आर गेटिंग मी? सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? द लेजिस्लेशन इज वैलिड एज इट इम्पोजेज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. बेफालतू की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हो हमारी प्रेस पे, तो इस वजह से ये जो होगा ये वॉयलेटिव होगा. हेंस वो द आंसर वुड बी सी. ठीक है, यू आर गेटिंग मी? सो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकालते हैं, क्योंकि कभी कभार हम लोग आंसर्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते, तो एलिमिनेशन वर्क्स वेल. 9th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 4th शेड्यूल को करेक्टली कौन डिस्क्राइब करता है? ठीक है, तो अब 4th शेड्यूल की बात कर रहे हैं. अब इन सबको हम लोग डिस्कवर करते चलेंगे कि कौन सा शेड्यूल है. ठीक है. ए पार्ट. इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. ये कौन करता है? 7th शेड्यूल. इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कौन करता है? 8th शेड्यूल. इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज. ये कौन करता है हमारा? 6th शेड्यूल. It allocates seat in the Council of States. Allocates seats. Yeah, right. Tiers of the old PM याद है? TEAR. R for राज्य सभा, मतलब Council of State. तो इसका अलोकेशन कौन करता है? हमारा 4th शेड्यूल. तो क्या करना है? मैच करना है. ठीक है, अब इनको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएटली मैच्ड, और हम लोगों को से अप्रोप्रिएटली मैच करना है. तो अब इसमें बताना है 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल किस चीज़ की बात करता है? शेड्यूल करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, राइट. 8th शेड्यूल किसकी बात करता है? हमें अभी डिस्कस किया लैंग्वेजेस की. 7th अभी करा यूनियन ऑफ स्टेट्स की. और ये है 6th शेड्यूल जो कि हमारा ट्राइबल रिलेटेड एरियाज की बात करता है, दिस वन. सो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 10th क्वेश्चन का? हमारा आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. सो ये 2 टाइप्स हैं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जा सकता है इन एग्जाम. मूविंग टू द क्वेश्चन 11. प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्स एरियाज एंड ट्राइब्स इन द शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 में जिससे रिलेटेड दिया हुआ है कि ट्राइबल एरियाज और इन सब का मेंशन किया है, तो इसमें बताना है कि ये कौन इसको हैंडल कर सकता है. मे बी अल्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, may be altered by the parliament by amendment requiring 2/3 majority, cannot be altered, may be altered by the parliament by ordinary legislation. अब इसमें बताना है, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर.
यस यू आर राइट, मे बी अल्टर बाय द पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। किसकी बात कर रहे हैं? शेड्यूल 5। शेड्यूल एरियाज जो हमारे आएंगे तो इसमें क्या है? मे बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट इनको अल्टर कर सकता है, कैसे? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस करके। So moving ahead, in 12, which of the following is not one of the five subject transferred from state list to concurrent list by 42nd Amendment Act? 42nd Amendment Act सबको याद है? हाँ, 42nd Amendment Act। तो 42nd Amendment Act में इनमें से कौन सा ऐसा था जो नहीं था, जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम दी स्टेट लिस्ट? अब हम लोग इसमें देखते जाते हैं। एजुकेशन ट्रांसफ़र हुआ था स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट? हाँ हुआ था। फॉरेस्ट हुआ था? हाँ हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स? राइट हुआ था। वेट्स एंड मेजर्स? पता नहीं, शायद हुआ था। व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं। सो वेट एंड मेजर्स भी हुआ था। सो कौन सा नहीं हुआ था? मैरिज एंड डिवोर्स नहीं हुआ था। अभी किस किस का राइट है, किस किस का रॉन्ग है, या किस किस ने सोचा ही नहीं, उस हिसाब से अपने आप को मार्क कर लेना। एंड इसके अंदर जो हमारी 5 चीज़ें जो इसके अंदर आई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट से कॉन्ग्रेंट में ट्रांसफ़र हुई थी, वॉज एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स के बारे में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो लोग इस चीज़ को कई बार स्किप कर देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। अब एक और क्वेश्चन है हमारा स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बेसिस पे ही, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख लेना मैम एंड सर कि नॉट करेक्टली लिखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है हम सबको कि नॉट है या नहीं है, हम एग्जाम में कुछ भी मार के आ जाते हैं। सो ये चीज़ याद रखना कि नॉट पूछा है। तो अब बताओ, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? हमने पढ़ा कि हाँ कॉन्करेंट लिस्ट में हुआ था 42nd अमेंडमेंट से। इंश्योरेंस का हमें अभी इतना पता नहीं है। मैरिज एंड डिवोर्स मैंने आपको बताया कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और स्टेट जो स्टॉक एक्सचेंज होगा हमारा, वो स्टेट लिस्ट में आएगा? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है हमारा यूनियन में आता है। अब ये कहीं कहीं लोगों को लग रहा होगा नहीं यूनियन में, पर स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा सेंटर मैनेज करता है, पार्लियामेंट उस पर रूल्स बनाता है। हेंस वो दैट वोंट बी इन स्टेट लिस्ट, दैट वुड बी इन यूनियन लिस्ट। हेंस ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, बट एग्जाम के टाइम में यही हमें टकराती हैं और हम इन्हें नहीं मैनेज कर पाते हैं। सो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 14, 10th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? अब इसमें बताना है कि 10th शेड्यूल जो था वो हमारा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब ये तो सबको पता ही होगा, तो आई थिंक सबका ही राइट हुआ होगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट से हमारा आया था 10th शेड्यूल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट वन ऑफ द 4 लैंग्वेजेस एडेड अंडर द 8th शेड्यूल बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ऐड नहीं हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ एंड अभी दोबारा बता रही हूँ। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में से इनमें से कौन सा ऐड नहीं हुआ था? बोडो हुई थी? हुई थी। डोगरी? सोचो सोचो सोचो। ठीक है, जिन लोगों को लगता है हुई थी, दोज आर राइट। नेपाली? नेपाली हुई थी? अब कई लोगों को लग रहा हो हुई थी या नहीं हुई थी, कंफ्यूज। मैथिली हुई थी या नहीं हुई थी? So Nepali was not added whereas Mathili was added. Henceforth जो नेपाली है वो ऐड हुई थी हमारी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये चीज़ याद रखना। और बोडो, डोगरी, मैथिली के साथ कौन सी एक और लैंग्वेज थी जो ऐड हुई थी? यस, संथाली। संथाली was also added to 92nd constitutional amendment act. So that was important. And moving ahead, which of the following is not one of the scheduled areas as mentioned under the 6th schedule of the constitution? 6th schedule के अंदर जो areas mention है, which of these are not one of those? ठीक है, अब ये चीज़ तभी याद होगी जब आपने डिटेल में वो वाली जो मैंने वीडियो बताई वो देखी होगी। एंड इवन इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, लेट मी गिव सम ब्रीफिंग ऑन दिस। तो आपने सुना होगा ATM स्क्वायर। सो A स्टैंड्स फॉर हमारा असम, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर हमारा त्रिपुरा। M स्टैंड्स फॉर हमारा मिज़ोरम। अनदर M स्टैंड्स फॉर हमारा मणिपुर? नहीं, अनदर M स्टैंड्स फॉर हमारा मेघालय।
तो अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि मणिपुर इसके अंदर नहीं आता है एटीएम स्क्वायर में। एटीएम स्क्वायर में कौन कौन आता है? एटीएम स्क्वायर में मिज़ोरम आता है, असम आता है, त्रिपुरा आता है और मेघालय आता है। मणिपुर, मनी ऑलरेडी एटीएम में है तो हमें मणिपुर की क्या ज़रूरत है, तो मणिपुर नहीं आता है। ठीक है। सो गाइज whosoever have got like more than 12 in this schedule वाली वीडियो, देन आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है शेड्यूल्स की। डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स विद योर ईमेल एड्रेस। मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड करूँगी, ये खाली उन्हीं लोगों को मिलेगी हु आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड to clear their exams. And also guys, I am working really hard to provide as useful MCQs as possible, so do not forget to like, share and subscribe to my channel, because that's the only thing through which you can motivate me to come up with more such content and help you all in your upcoming preparations. So guys, thank you so much for watching till end, and I will be keeping my promise, and your gift would be mailed to you in your emails, so do a follow up on that. Thank you so much. Bye bye. All the best for your exam preparations.